Great good morning, officers. I, Smith Kumar Singh, welcome all of you in Dream IS free online coaching for UPSC. मैं आप तमाम विद्यार्थियों का UPSC एस्पिरेंट्स का ड्रीम IS फ्री ऑनलाइन कोचिंग में अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो है ऑप्शनल पेपर को लेकर, ऐच्छिक विषय को लेकर। आपको मालूम ही होगा कि मेंस का जो मेन एग्जामिनेशन है, जो मुख्य परीक्षा है, उसमें 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग, 4 जीके जीएस, 1 ऐसे और 2 ऑप्शनल ऐच्छिक विषय। मतलब जो विद्यार्थी अपने मन से, जैसे जीके जीएस वो अपने मन से नहीं चूज कर सकता है, उसे देना ही है, लेकिन ऑप्शनल वो अपने मन से, वो अपने मन के विषय को जो उसे पसंद आता है उसे चूज कर सकता है, उसे ऑप्ट कर सकता है, इसलिए वो उसे ऑप्शनल कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी ने अपने जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है उसमें किस किस विषयों को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा है, किस सब्जेक्ट्स को आप लेके ऑप्शनल एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम IS, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए जरूर इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें डेली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड पॉइंट वाइज समरी रिलेटेड टू जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स ऑफ यूपीएससी आपको डेली मिलते रहेंगे। आप इससे डेली अपडेट होते रहेंगे, और यहाँ पॉइंट वाइज समरी प्रोवाइड किया जाता है। कुछ ही लाइनों के पे आधारित आपको मैं समझा कर यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज का टॉपिक है, तो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन। द फर्स्ट सब्जेक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, द सेकेंड इज मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो गया। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन वगैरह हो गया उससे रिलेटेड है। तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, चौथा है बोटानी, पांचवा है केमिस्ट्री, छठा है सिविल इंजीनियरिंग, सातवां है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, आठवां है इकोनॉमिक्स। नाउ द 9th number is electrical engineering, the 10th is geography, 11th is geology, the 12th is history, 13th is law and 14th is management। मतलब जो 14वें नंबर पर है वो मैनेजमेंट है। अब आइए 15वां और आगे देखते हैं। तो अगला जो विषय है वो है मैथमेटिक्स अर्थात गणित। उसके आगे जो 16th पोजीशन पे है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। नाउ द 17th इज मेडिकल साइंस, जो मेडिकल वगैरह के होते हैं उनके लिए भी ये है। और जो 18वां है फिलॉसफी है, फिर 19वां आगे फिजिक्स है, भौतिकी शास्त्र है, फिर जो 20वां नंबर है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, राजनीति शास्त्र। नाउ द 21st इज साइकोलॉजी, 22nd इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट। हालांकि इसमें सारे सब्जेक्ट अपने आप में पॉपुलर है, सारे विषयों से विद्यार्थी लेकर सिलेक्ट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ है कि जो ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी, द 24th इज स्टैटिक्स, 25th इज जूलॉजी एंड 26th इज लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इतने जो लिटरेचर के विषय दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक विषय को आप चुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन लिटरेचर के कौन कौन से विषय हैं जिसे आप चुनकर ऑप्शनल एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आप उसे ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर आप दे सकते हैं। जैसे पहला तो है असमीज़ है, मतलब जो वहाँ लैंग्वेज बताया गया, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप देखें कि यूपीएससी में कौन कौन से लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है जिसके माध्यम से विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, इंटरव्यू दे सकता है, मेंस का एग्जाम मतलब उसे दे सकता है, उस स्क्रिप्ट में उसे लिख सकता है। तो लगभग वही लैंग्वेज और वही स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है असमीज़, मतलब असम वगैरह के, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लोग असमीज़ देना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका वो रीजनल लैंग्वेज है, तो असमीज़ दे सकते हैं वो। आगे है बंगालीज़, फिर है बोडो, फिर है डोगरी, फिर है गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश भारत की भाषा नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ऑप्ट करते हैं। हाँ,
यूपीएससी में सबसे ज़्यादा लगता है इंग्लिश का ही बैठते हैं, लेकिन फिर भी सारे जितने भी हमारे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट हैं, मतलब लिटरेचर के पेपर हैं, उस लिटरेचर में हर एक लिटरेचर से कोई भी एक लिटरेचर आप चुन के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और हर एक लिटरेचर से कोई ना कोई विद्यार्थी सिलेक्ट होता ही है। ऐसा साल नहीं है कि जो कि उस लिटरेचर से विद्यार्थी सिलेक्ट ना हो और टॉप ना किए हों। तो कहा जा सकता है कि इतने ऑप्शनल्स में, मतलब इतने दिए गए हैं लिटरेचर्स के ऑप्शनल में, इसमें से कोई भी ऑप्शनल पेपर आप चुनकर, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2, तो उन पेपरों में आप दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा भी सकते हैं। ऑप्शनल इसीलिए दिया जाता है और इसका जो स्टैंडर्ड रहता है, मतलब किस क्वालिटी का ऑप्शनल पूछा जाता है, तो वो जो स्टैंडर्ड रहता है वो रहता है कि हायर देन द बैचलर डिग्री एंड लोअर देन द ऑनर्स डिग्री। तो जो भी हो कह सकते हैं, या मान के चलिए कि ऑनर्स डिग्री लेवल का पूछा जाता है यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर को लेकर। तो जो भी हो, कहने का मतलब यह हो गया कि इतने सारे ऑप्शनल विषयों को चुनकर, चाहे राजनीति शास्त्र हो, फिजिक्स हो, फिलॉसफी हो, मेडिकल साइंस हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, गणित हो, जूलॉजी हो, उधर फिर लिटरेचर के पेपर हो गए, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, असमी, डोगरी, मैथिली, इंग्लिश, मराठी, तो इन सारे पेपर्स में कोई भी पेपर आप ऑप्ट करके, मतलब एज ए ऑप्शनल पेपर को आप ऑप्ट करके ऑप्शनल का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। और इसमें से अच्छे से कहा जाता है कि जीएस से आपके बस में नहीं है, लेकिन ऑप्शनल आपका स्टैटिक्स होता है, इसे आप डे टू डे पढ़ते हैं तो इसमें एक अलग बेस बन जाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डीपर नॉलेज की मांग करता है। मतलब आप जब एग्जाम देंगे तो इसे एज ए जनरल स्टडीज़ नहीं लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा ये डीपली आपको लिखना होगा, क्योंकि ये आपका ऐच्छिक विषय है। इसमें आपको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए और यूपीएससी भी ऐसी मांग करती है, यूपीएससी का भी ऐसा डिमांड है कि जो ऐच्छिक विषय हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसमें विद्यार्थियों को तो अच्छा पकड़ होना ही चाहिए, क्योंकि उसका वो ऑप्शनल, उसका वो पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसमें वो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, तभी तो उसे ऑप्ट किया है। और ऑप्शनल वही सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे। ऐसा नहीं कि आप देख में वो व्यक्ति ने उस ऑप्शनल में उस साल टॉप किया तो हम भी उस ऑप्शनल को ले लेते हैं। वो ऑप्शनल ज़्यादा लाइमलाइट में, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, ये सब ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स से विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं होते, स्टैटिक्स से विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं होते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिलेक्ट नहीं होते। सारे सब्जेक्ट्स का अपना अपना एक अलग महत्व है और सारे सब्जेक्ट लेके विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब यह रहा, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस ऑप्शनल को चूज कीजिए, उस पर डीपली आप अध्ययन कीजिए और आंसर देते वक्त भी आप डीपली दीजिए। जो यूपीएससी डिमांड करती है कि ऑनर्स डिग्री लेवल का जो होना चाहिए, उस हिसाब से आपका जो लेवल और स्टैंडर्ड होना चाहिए वो इसमें डीप मांग करता है, इसमें गहराई से अध्ययन की मांग करता है। और इसमें आप नंबर भी ज़्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक नंबर है कि आप एकदम अधिक नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल हर एक साल नहीं बदलता। आप आराम से लेके पढ़ते रहिए। अब आइए, इसमें कुछ नोट्स दिया गया है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल एसे टाइप। कन्वेंशनल एसे टाइप का कहने का मतलब देखिए, यहाँ स्पष्ट समझिए। जो कॉलेज में देखिए हर एक एग्जाम वगैरह जो एसएससी या फिर यूपीएससी का ही प्री देखिए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब एक प्रश्न दिए हो रहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसे टिक एंड क्रॉस करके दिया रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसे टाइप है, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर आपको आंसर लिखना होगा। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, और हर एक पेपर में 3 घंटे का पर्याप्त समय आपको मिलेगा। अब आइए क्या कहते हैं, इसमें कुछ और नोट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसे यूपीएससी हाईलाइट करना चाहती है, आपको बताना चाहती है इसके माध्यम से, कि आइए अब जानिए क्या क्या कहती है इसमें। नाउ द थर्ड नोट्स इज कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स। कहा गया है कि कैंडिडेट्स को, मतलब विद्यार्थी को, विल हैव टू ऑप्शन टू आंसर ऑल क्वेश्चन पेपर, मतलब उनको ऑप्शन रहेगा कि वो समस्त प्रश्नों और समस्त पेपरों, जो क्वेश्चन पे प्रश्न पत्र रहते हैं, उसको, उनके प्रश्नों को उत्तर दें। और एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग पेपर में कुछ विद्यार्थियों को छूट दिया जाता है, जैसे मणिपुर वगैरह हो गया, उधर
नॉर्थन स्टेट अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वगैरह कुछ, उसमें कुछ इंग्लिश के पेपर्स हो गए, उसमें कुछ छूट वगैरह दिया जाता है। और उसी में कहा गया है एक्सेप्ट ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर बी इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन इंग्लिश। मतलब आप 8 शेड्यूल जो मैंने अभी लैंग्वेज बताया, एक वीडियो में मैंने लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की भी बात की है, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि उसे भी आप देखें, उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं और कौन कौन से माध्यम हैं, कौन कौन से मीडियम हैं जिसके माध्यम से हम यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स उत 8 शेड्यूल, मतलब 8वां जो शेड्यूल है संविधान का, उसके अनुसार से आप पेपर उस लैंग्वेज और उस स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। 8 शेड्यूल के अंतर्गत जितने भी लैंग्वेज आते हैं भारतीय संविधान में, उससे आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। नाउ आगे क्या कहती है, notwithstanding this the candidate will have to choice to write the optional paper in English. Also, if candidates opt to write paper 1 to 5 except the qualifying language papers, paper A and paper B, in any of the languages including the 8th schedule to the Constitution of India. कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि कैंडिडेट चाहे तो जो ये 2 ऑप्शनल है, जैसे अब है कोई विद्यार्थी है जो कि जो पेपर 1 टू पेपर 5 यानी कि ऐसे पेपर एंड जीके जीएस का जो जीके जीएस का पेपर होता है 4, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इसे अगर कोई विद्यार्थी हिंदी में मान लो दे दिया, लेकिन अगर उसका जो मन है कि मैं ऑप्शनल पेपर इंग्लिश में दूं या मैथिली में दूं या संस्कृत में दूं, जैसे अगर कोई अपना ऑप्शनल पेपर संस्कृत चुनता है, कोई अपना ऑप्शनल पेपर उड़िया चुनता है, कोई अपना ऑप्शनल पेपर असमीज चुनता है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि असमीज में ही देगा, जो संस्कृत वाले संस्कृत में ही देंगे। तो कहने का यहाँ अर्थ यह निकलता है, कहने का तात्पर्य यह निकलता है कि विद्यार्थी चाहे तो आपका जो मेंस का पेपर 1 टू पेपर 5 मतलब एसे और जीके जीएस का पेपर जो 4 होते हैं, इन 5 पेपर को कोई अन्य लैंग्वेज में भी दे सकते हैं और यह ऑप्शन अन्य लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। मतलब अगर विद्यार्थी चाहे तो पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक आप इंग्लिश में दे सकते हैं, और अगर कोई हिंदी लिटरेचर चुनता है तो ऑप्शनल में, तो ऑप्शन का पेपर आप हिंदी में दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है और उन लैंग्वेज में आप दे सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में है। अब आइए आगे क्या कहती है यूपीएससी कि the candidates exercising the option to answer paper in any one of the languages included in the 8th schedule to the Constitution of India mentioned above may, if they so desire, give English version within bracket of only the descriptions of the technical term. कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई चीज़ हिंदी में लिख रहे हैं, कोई चीज़ संस्कृत में लिख रहे हैं, कोई चीज़ डोगरी में लिख रहे हैं, कोई चीज़ संथाली में लिख रहे हैं, कोई भी जो स्क्रिप्ट होता है वो अगर असमीज में लिख रहे हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म आते हैं। टेक्निकल टर्म को आप इंग्लिश में भी ब्रैकेट में डालकर लिख सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल टर्म को, सारे प्रश्नों के उत्तर को नहीं, कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म होते हैं उसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उस आंसर राइटिंग के दौरान जब आप प्रश्नों के उत्तर लिख रहे होते हैं तो कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म आ जाते हैं जिसे समझने में आसानी के लिए, या फिर उसका टर्म इंग्लिश में ही प्रायः यूज होता है, तो उसे आप इंग्लिश में ब्रैकेट डालकर आप लिख सकते हैं। ये आपको यूपीएससी के द्वारा छूट दिया गया है, लेकिन इसमें आगे एक शर्त भी दिया गया है। अब देखिए आगे शर्त क्या है, In addition to the version in the language opted by them, candidates should however note that if they misuse the above rule, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to them, and in extreme cases their scripts will not be valued for wing in an unauthorized medium. कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप इस फायदे को, मतलब यूपीएससी जो आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप टेक्निकल टर्म इंग्लिश वगैरह में भी लिख सकते हैं, इस फायदे को आप गलत यूज ना करें। मतलब गलत यूज करने का कहने का मतलब है कि इसे मिसयूज ना करें। अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो इससे आपका मार्क्स भी कट सकते हैं। तो शर्त यह है कि आप जब भी इस चीज़ का यूज करें तो यह देख कर करें कि हम उसका सटीक यूज कर रहे हैं और सिर्फ टेक्निकल टर्म के लिए ही आप इंग्लिश में उसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट शब्दों में मेंशन है। अब आइए आगे क्या कहती है कमीशन
कि द कैंडिडेट शुड नो दैट इफ एनी इररिलेवेंट मैटर साइनेज मार्क्स एक्सेट्रा आर फाउंड written in the answer script which would not be related to any question answer or would be having the potential to disclose the candidate identity, the commission will impose a penalty of deduction of marks from the total marks otherwise accruing to the candidates or will not evaluate the said scripts on this account. कहने का तात्पर्य हुआ कि कैंडिडेट अगर अपने आंसर सीट में, मतलब जो आंसर का स्क्रिप्ट है उसमें इरिलीवेंट मैटर, मतलब अनाप शनाप लिख देना या फिर कुछ ऐसे साइन वगैरह बना देना, कुछ ऐसे मार्क्स टिक कर देना या कुछ ऐसे काट कूट कर देना, मतलब जो कि इरिलीवेंट हो, जो कि यूपीएससी के और जो कि उस प्रश्नों से संबंधित ही ना हो, जो मतलब तर्क संगत ना हो, और जो भी मतलब कह सकते हैं ना कि काट कूट करना या फिर अनाप शनाप लिख देना, कोई साइन मार देना, मतलब अभद्र तरीके से अगर आप उसमें कुछ लिखते हैं मतलब उस आंसर के स्क्रिप्ट में, तो इससे क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन और आंसर है वो जो है कैंडिडेट्स की जो आइडेंटिटी जो है वो पोटेंशियल जो है डिस्क्लोज कर देती है, और आपको कमीशन जो है मतलब यूपीएससी जो है वो उससे नंबर आपका कट सकता है। मतलब तो आप पहले तो जो आंसर राइटिंग जो आंसर होता है आंसर सीट, उसमें तो अनाप शनाप एक शब्द भी नहीं लिखना चाहिए और क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर लिखना चाहिए, और उसमें फालतू का साइन या फिर आप टिक मार्क या फिर इधर उधर स्केच वगैरह ये सब नहीं बनाना चाहिए, इससे आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभी तो अगर आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो ज़्यादा ही मतलब कुछ उसमें अनाप शनाप लिखा पाया गया तो वो रद्द हो सकता है और उसे जांचा भी नहीं जाएगा, ये स्पष्ट कहा गया है कमीशन के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर देन अदर देन द लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा अदर देन लिटरेचर, मतलब जैसे मान लो फिजिक्स का क्वेश्चन है तो वो इंग्लिश और हिंदी में ही आएगा, राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन है तो इंग्लिश और हिंदी में ही छपेगा, इतिहास का क्वेश्चन है, जूलॉजी का है, जियोग्राफी का है, आपका एंथ्रोपोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो इन सारे प्रश्नों का जो है वो छपाई जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होगा। लेकिन जो लिटरेचर के पेपर हैं, जो लैंग्वेज के पेपर हैं, जैसे असमी हो गया, डोगरी हो गया और संथाली हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, आपका इधर असमी हो गया, तो ये सब जो है वो उसी स्क्रिप्ट में छपेंगे, मतलब असमी का असमी में, हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं लिटरेचर से हट के वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही छपेंगे। तो ये यहाँ स्पष्ट शब्दों में कुछ गाइडलाइंस कह सकते हैं, कुछ नोट जो है वो यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे आपको, या फिर कोई अगर आपको क्वेरीज है, कोई प्रश्न है यूपीएससी से संबंधित, उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे बताने का भरसक प्रयास करूंगा। और किस टॉपिक पे आपको डेली करंट अफेयर्स, रिलेटेड न्यूज और टॉपिक वाइज एनालिसिस, पॉइंट वाइज समरी किसी टॉपिक पे जानना है तो जरूर कमेंट करके लिखें, मैं उसे बताने का अवश्य प्रयास करूंगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं संपन्न होता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम IAS। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।